मैं मनोज पाठक आज के इस परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। नमस्ते, मैं सीमा शर्मा, एडीपीओ रतलाम। अपने लीगल प्रोफेशन में केसों के ट्रायल के दौरान अक्सर बहुत सारे बिंदु हमारे सामने आते हैं और तुरंत में उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कई बार उलझनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ लीगल इश्यूज पर हम आज चर्चा करने की कोशिश अपने कलीग के साथ करते हैं। सीमा जी, केसों के ट्रायल के दौरान अक्सर हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे पुलिस हो गई या एक्साइज ऑफिसर हो गए, कई अवसरों पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या री इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन मूव करने के लिए हमारे पास आते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो इस बारे में लीगल प्रोविजन क्या है और लेटेस्ट अपडेट क्या है? सर, अवधेश कुमार झा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों शब्दों को डिफाइन किया और कहा है कि सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत जो शब्द आए हैं अग्रिम अन्वेषण, उसका तात्पर्य है उस पूर्ववर्ती निरंतरता में मामले का अन्वेषण जिसके संबंध में आरोप पत्र पहले दाखिल किया जा चुका। आगे और या अग्रिम का अर्थ अतिरिक्त, उससे अधिक या अनुपूरक है। इसलिए आगे और अन्वेषण या अग्रिम अन्वेषण पूर्ववर्ती अन्वेषण की निरंतरता है, न कि कुल मिलाकर प्रारंभ से ही पूर्ववर्ती अन्वेषण को समाप्त करते हुए प्रारंभ किए जाने वाला नया अन्वेषण या पुनः अन्वेषण। इस संबंध में मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्या है? क्या मजिस्ट्रेट की अनुमति ऐसे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो फर्दर करनी है या जो री इन्वेस्टिगेट किया जाना है, क्या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है? सर, मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभ किए गए मामले में री इन्वेस्टिगेशन या न्यू इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है। मजिस्ट्रेट को सेक्शन 173(6) के निबंधनों में पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने के पश्चात विवेचक के चाहने पर आगे और इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश देने की शक्ति है। सीमा जी, री इन्वेस्टिगेशन देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोर्ट कौन होता है, कौन दे सकता है? सर, उच्चतम न्यायालयों को सीआरपीसी की सेक्शन 482 तथा संविधान के आर्टिकल 226 के अधीन आगे और अन्वेषण या नए सिरे से या यहाँ तक कि पुनः अन्वेषण का निर्देश देने की भी अधिकारिता है। नए सिरे से एवं पुनः अन्वेषण समानार्थी पद है और विधितः उनके परिणाम एक ही जैसे होंगे। उच्चतम न्यायालयों में यहाँ तक कि एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण को अन्वेषण अंतरित करने की भी शक्ति निहित होती है। ये एक स्थापित सिद्धांत है कि इस शक्ति का प्रयोग उच्चतम न्यायालयों के द्वारा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रैरली बहुत ही प्रिकॉशन के साथ किया जाना चाहिए। सर, जिन केसेस में ग्रामीण कम पढ़े लिखे होते हैं, वो साक्षी न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में उनकी साक्ष्य को मिथ्या मानकर अमान्य किया जाना चाहिए? जी हाँ, अक्सर हम ऐसा देखते हैं केसों के ट्रायल के दौरान जो मुख्य रूप से जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले व्यक्ति हैं, जो साक्षी के तौर पर आते हैं, वो घटनाक्रम को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, अतिरंजना करते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से केसों में कंट्राडिक्शन और ओमिशन आते हैं जिसका लाभ आरोपी व्यक्ति को मिलता है। तो इस बारे में प्रभुदया विरुद्ध राजस्थान राज्य का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि एक साक्षी के साक्ष्य के एक भाग को स्वीकार किया जा सकता है जबकि उसके दूसरे भाग को अस्वीकार भी किया जा सकता है, जिसे वो अतिरंजना के रूप में बताता है या बढ़ा चढ़ाकर बताता है। एक साक्षी अंशतः अविश्वसनीय और अंशतः विश्वसनीय हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी उसकी साक्ष्य ग्राह्य है, ऐसा इस केस प्रभुदयाल कहा गया है। जहां साक्षीगण ग्रामीण है और उनमें अतिरंजना करने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है, वहां ऐसे साक्ष्यों के संपूर्ण साक्ष्य को ही मिथ्या नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय साक्षी के परिसाक्ष्य में मिथ्या कथन से सत्य कथन को पृथक कर सकता है, ऐसा इस केस में डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, इस संबंध में लेटेस्ट अपडेशन क्या है? इस संबंध में अभी लेटेस्ट जजमेंट है राजू मांझी विरुद्ध बिहार राज्य केस में 2018 का ही केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि जब अभियुक्त व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए ऐसा कथन करता है जिसे अपराध में आलिप्त करने वाली सामग्री की बरामदगी
या अभिकथित अपराध को किए जाने से संबंधित इस सूचना का प्रकटन होता है तो ऐसा कथन उसके विरुद्ध साबित किया जा सकेगा। इस निर्णय के पैरा 13 में लिखा है कि अभियुक्त ने अपने धारा 27 के विमो में अपराध करने की रीति, लूटे गए माल की हिस्सेदारी, किन किन व्यक्तियों ने अपराध में क्या क्या भूमिका निभाई थी, किसे घटना को अंजाम दिया था, किन हथियारों एवं वस्तुओं का प्रयोग किया था, ये सब बताते हैं। और अभियुक्त के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सामग्री बरामद की गई थी। तो ऐसी स्थिति में उनके संस्कृति कथन की संपुष्टि हो रही थी, इसलिए ये ग्राह्य है। जी, ठीक है। इसका मतलब हम ऐसा समझे कि राजू मांझी के केस से ये धारा साक्ष्य विधान का जो पुराना प्रोविजन था, जो पुरानी एक सिद्धांत था कि रिकवरी जरूरी है, बिना रिकवरी के उस कथन का वो पोर्शन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने मूव किया है। अब रिकवरी के साथ साथ जो चीजें नए फैक्ट पता चली हैं, नई जानकारियां हासिल हुई हैं, वह भी साक्ष्य में ग्राह्य होंगी। यस सर, इस जजमेंट के बाद में धारा 27 के संबंध में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि एक जबरदस्त बदलाव है नए सिद्धांतों में धारा 27 को लेकर, लेटेस्ट राजू मांझी केस से। सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी। ऐसी डिफेंस की प्ली जो अभियोजन साक्ष्यों से प्रतिपक्षन के दौरान न रखी जाए, न धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी परीक्षण के समय रखी जाए, उसकी क्या वैधिक स्थिति है? क्या बचाव में आरोपी के द्वारा अलग-अलग या अल्टरनेटिव डिफेंस भी ली जा सकती है? अगर ली जा सकती है तो ऐसी इसकी क्या वैधिक स्थिति है? सीमा जी, मोहम्मद हफीज विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य में एमपी हाई कोर्ट ने होल्ड किया है कि ऐसी डिफेंस प्ली जो सीधे डिफेंस की स्टेज पर ली जाए वह स्वीकार्य नहीं हो सकती है, तथा अलग-अलग बचाव लिया जाना भी स्वीकार्य नहीं है कि आप एक साथ एक ही केस में दो या अधिक प्रकार के बचाव लें। सर, क्या लैसेरेटेड वुंड या इंजरी कुल्हाड़ी से आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है सीमा जी। एक्चुअली कुल्हाड़ी होती तो धारदार है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमेशा उसमें धार बनी रहे और वो हमेशा इंसाइज्ड वुंड ही कार्य करे। एक केस है मुकुल महतो विरुद्ध झारखंड। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा है कि ग्रामीण लोग कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ियां काटने में करते हैं। ऐसे में कुल्हाड़ी हमेशा तलवार या चाकू की तरह धारदार नहीं होती है और ऐसी दशा में कुल्हाड़ी से कारित चोटें भी लेसरेटेड वुंड की श्रेणी में आ जाती है। सीमा जी, ये बताइए कि कुछ अवसरों में जो क्रिमिनल केसेस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सुपरविजन नोट्स पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लिखते हैं, उन्हें भी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और ट्रायल के दौरान उनकी कॉपियां मांगी जाती हैं। कई बार एप्लीकेशन मूव हो जाते हैं कि हमें संहिता की धारा 207 या 208 के अनुपालन में वो सुपरविजन नोट की कॉपी नहीं दी गई है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो इसमें लीगल पोजीशन क्या है? सर, सुपरविजन नोट की कॉपी नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 207 में प्रयुक्त शब्दावली, पुलिस रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों में सुपरविजन नोट्स सम्मिलित नहीं है। सीमा जी, क्या अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष द्वारा सुपरविजन नोट्स को साक्ष्य के तौर पर केसों में प्रयोग किया जा सकता है? नहीं सर, नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये नोट्स जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है और इनका उल्लेख या प्रयोग ऑफिशियल रिकॉर्ड तक अनधिकृत पहुंच है। सुनीता देवी विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार वाले केस लॉ में अपेक्स कोर्ट के द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं डीजीपी को सुपरविजन नोट्स की गोपनीयता बनाए रखने और किसी भी व्यक्ति को ये उपलब्ध न कराने के संबंध में निर्देश दिए गए। इसका मतलब है कि आरटीआई में भी सुपरविजन नोट्स की कॉपी नहीं दी जानी चाहिए। नहीं दी जा सकती। क्या ये भी 81H आरटीआई एक्ट से प्रोटेक्टेड है? यस सर। आज के इस संक्षिप्त विधिक परिचर्चा में मैं और मेरी साथी सीमा शर्मा कुछ विधिक विषयों को सुलझाने का प्रयास किया और अद्यतन स्थिति बताने की कोशिश की है। आशा है कि आगे की किसी परिचर्चा में फिर हम लोग यूं उपस्थित होंगे और अपने अन्य साथियों के साथ कुछ विषयों पर किसी प्रकार प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। आज के लिए मैं और मेरी साथी सीमा शर्मा के साथ आप सभी को नमस्कार। ओके।